नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, आज हम सामान्य अध्ययन यानी कि जो क्लास 6 की एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, यहाँ पे हम अध्याय 10 यानी कि लेक्चर 10 पढ़ेंगे, नए साम्राज्य और राज्य। यहाँ पे बेसिकली शॉर्ट बिल्कुल ही समरी के तौर पे पढ़ेंगे, जो कि होगा प्रशस्तियाँ होंगी समुद्रगुप्त के बारे में, और कुछ एक दो चीज़ें और भी पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, गुप्त वंश के एक प्रसिद्ध राजा थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। समुद्रगुप्त के दरबार के कवि जो थे यानी मंत्री थे हरिशरण। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिशरण किसके दरबारी कवि थे या किस राजा के समय हरिशरण थे, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। तो आपको पता होना चाहिए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और मंत्री भी थे हरिशरण। और फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रशस्ति किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि विशेष किस्म का एक अभिलेख होता है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। अक्सर यहाँ पे किसी की प्रशंसा के बारे में जिक्र किया जाता है, और यह एक संस्कृत का शब्द है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। आपने जैसा कि अध्याय 9 में पढ़ा, श्री सातकर्णी यानी गौतमी के पुत्र थे ये, इनके बारे में आपने पढ़ा। और गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया, किसका, प्रशस्तियाँ का। जैसा कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, कहाँ पर आपको पता होना चाहिए, और इसका जिक्र भी एक लाइन भी दी गई है। इनमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। और ये कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में जिसका जिक्र है, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, तलवारों, लोहे के गदाओं के लिए तीरों, अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। एक लाइन है, इसका जिक्र किया गया है। और ये वीणा बजाते हुए एक राजा हैं। कौन से हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ समुद्रगुप्त। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सोने के सिक्के थे, किस राजा का वीणा बजाते हुए छवि है सोने के सिक्कों पर। तो आपको पता होना चाहिए समुद्रगुप्त। और इनका जिक्र कहाँ पे है, प्रयागराज के प्रशस्ति से इनके बारे में पता चलता है। डायरेक्ट पीसीएस में भी क्वेश्चन आया है, आरओ में भी क्वेश्चन आया है, यूपीपीएससी के एग्जाम्स में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आया हुआ है। तो ये जो भी क्वेश्चन होंगे आपको एग्जाम ओरिएंटेड दिखाएंगे, और वही क्वेश्चन आपको हम पढ़ाएंगे जो एज इट इज़ सटीक आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसा कि आप मानचित्र के बारे में, मानचित्र आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मानचित्र में आप देख सकते हैं ये है हल्का ब्लू और ये है हल्का सा पिंक, ये है ग्रीन लाइट। तो ये जो उत्तर प्रदेश और ये बिहार का क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सर्कल में। यहाँ पे देख सकते हैं इस जो सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है मथुरा, कन्नौज, प्रयागराज वर्तमान का, और पाटलिपुत्र, नालंदा, यानी कितने हो गए, 5। ये मुख्य केंद्र थे उस समय के। तो इसको क्या कहते थे, आर्यावर्त। यहाँ पे देख सकते हैं, यानी मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त ये उन 9 शासकों का है। यानी पे 9 शासक थे आर्यावर्त में, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। कौन कौन से थे, यानी 5 प्रमुख हैं, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा। और इसके बारे में फ्रेंड्स, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं दक्षिणापथ में। यानी आप देख सकते हैं आर्यावर्त में 9 शासक को जीता था और दक्षिणापथ में 12 शासकों को जीता था। इनमें से कुछ की राजधानी को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी थी। कौन से हैं ये, यहाँ पे देख सकते हैं लाल बिंदु से दर्शाया गया है। ये हैं 9 शासक, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पूरा तुम्हारा है उड़ीसा का तट, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कलिंग उड़ीसा में ही है। तो इसी क्षेत्र में यहाँ पे 9 शासक थे, दक्षिणापथ इसे कहते हैं। तो इन्हीं को जीता था समुद्रगुप्त ने। तीसरा, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं तीसरे में उत्तर पश्चिम के कई गण संघ आते थे, आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। पड़ोसी देशों की आंतरिक घेरा बैगनी रंग से दिया गया है। तो आंतरिक घेरा पे आप देख भी सकते हैं, मैं इमेज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो ये है आंतरिक राज्य, यहाँ तक ये आंतरिक राज्य है, जिसमें आपका हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और इधर नेपाल हो गया, और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य इस तरह से ये आते थे। कहाँ पे, आंतरिक राज्य के रूप में उन्हें दिखाया भी गया है, जिसमें आते हैं थानेसर। थानेसर कहाँ पे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वर्तमान में आई थिंक ये हरियाणा में पड़ता है थानेसर। और उसके बाद आता है बाहरी राज्य। तो बाहरी राज्य फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जैसा कि चौथे नंबर में बताया गया है, इन्हें नीले रंग से दिखाया गया है। तो इन्होंने हार के समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्रियों का विवाह भी उनसे कर दिया था, जिनमें श्रीलंका भी शामिल है। यहाँ पे ये बैगनी रंग का एरिया है और ये भी देख सकते हैं श्रीलंका भी है इसमें।
और जो नगर थे उन्हें काले डॉट बिंदुओं से दर्शाया गया, और जो लाल थे गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर थे। तो ये जो भी जितने भी लाल डॉट हैं, बिंदी हैं, ये 9 हैं, और 9 राज्य इसमें थे, और दक्षिणापथ में 12 थे। दक्षिणापथ में कितने थे? 12 शासक आते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। आप मुझे ये जितने भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उन्हें आप नोट डाउन करें। तो इसी तरह से एग्जामिनर नए नए क्वेश्चन बनाता है, तब आप कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बन गए। वंशावली की बात कीजिए, हाँ पहले विक्रम संवत की बात कर लेते हैं, जो कि 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने लगा। विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। यानी विक्रम संवत की स्टार्ट 58 ईस्वी में किसने की थी? विक्रमादित्य द्वितीय ने की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की, और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वंशावली के बारे में बात करें, अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि बाबा और परदादा, दादा, पिता, माता के बारे में बताती है। यानी कि इलाहाबाद की जो प्रशस्ति है, उनकी माँ कुमार देवी लक्ष्मीगढ़ की थी। पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के थे, पहले शासक थे। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज की बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। यानी कि इनके बाबा जो थे समुद्रगुप्त के, यानी चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त ने दोनों ने ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। और फ्रेंड्स, उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद और शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। इनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा भरा था। कवि कालिदास, खगोल शास्त्री, आर्यभट्ट इनके दरबार में ही थे। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कालिदास और आर्यभट्ट किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में थे। किसके थे? समुद्रगुप्त के दरबार में थे। अब बात कीजिए हर्षवर्धन तथा हर्षचरित की। जिस तरह आपने गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा थे हर्षवर्धन, जिन्होंने 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि जो थे बाणभट्ट थे। यानी क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, या कवि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है। संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित। क्वेश्चन बनता है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको पता होना चाहिए कवि बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। और फ्रेंड्स, इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री हुएनसांग के बारे में आपने अध्याय 9 में पढ़ा। काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे, यानी हर्षवर्धन के दरबार में हुएनसांग रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद थानेसर, वर्तमान के हरियाणा, उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। यानी कि उनके बहनों यानी कि जीजा को, यदि किसी शासक ने हर्षवर्धन के बहनोई को मार डाला तो कन्नौज को भी उन्होंने अपने अधीन मिला लिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। किसको रोका? हर्षवर्धन को। क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन ने जब नर्मदा नदी पार किया तब उन्हें किस राजा के द्वारा रोका गया? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, पुलकेशिन सेकंड के द्वारा। जब हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी को पार किया, किसने पार किया था? हर्षवर्धन ने। और उनको किसने रोका था? हाँ, हर्ष ने कन्नौज को भी अपने अधीन मिला दिया था। ये भी क्वेश्चन बनता है। और जब नर्मदा नदी को पार किया, दक्कन की ओर बढ़े, तो चालुक्य वंश के जो नरेश थे यानी राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने हर्षवर्धन को रोक दिया। अब दक्षिण में बात कीजिए पल्लव, चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव, चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। कौन कौन से? क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश कौन है? तो आपको पता होना चाहिए पल्लव और चालुक्य, यही दो थे दक्षिण भारत में। पल्लवों का राज, उनकी राजधानी कांचीपुरम, यानी पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी तक, डेल्टा तक था। जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का था। आप देख सकते हैं इमेज में, मैप में मैं आपको दिखाते होता हूँ।
यहाँ पे, ठीक है। ये चालुक्यों की थी और ये कांचीपुरम पल्लवों की थी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। सातवाहन शासक कहाँ थे? यहाँ पे थे। एहोल कहाँ थे? सबका एक लोकेशन भी दिया गया है। पांड्य कहाँ थे? यहाँ पे थे। चेर कहाँ थे? यहाँ पे थे। तो इस तरह से आप चीज़ें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस मैप का, और जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है। यहाँ जो भी चीज़ें होंगी आप इन्हें प्रमाण के तौर पर प्रयोग भी कर सकते हैं। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। इनके बारे में हमें दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्त से पता चलता है। यानी कि क्वेश्चन बनता है कि रविकीर्ति किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के। ये नया क्वेश्चन है, आपने जल्दी, मुझे लगता है जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को पहली बार सुन रहे होंगे कि कवि रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के, और ये चालुक्य वंश के राजा थे। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। उनके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका, क्योंकि ये दक्षिणापथ की ओर बढ़ रहे थे, दक्कन की ओर। नर्मदा नदी जैसे ही हर्ष पार करते हैं वैसे इन्हें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा रोक दिया जाता है, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया आपको। हर्ष का अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। कौन से कवि कह रहे हैं? रवि कीर्ति कह रहे हैं, जो कि चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहते थे। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण कर दिया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। यानी कि पल्लव को राष्ट्रकूट ने समाप्त किया, चालुक्यों को चोल वंश राजाओं ने समाप्त किया। अब यहाँ पढ़ लेते हैं राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती है, आप सभी को पता है, जैसा कि ग्राम पंचायत। भारत में त्रिकेंद्रीय व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है। बलवंतराय महता समिति के बारे में आप जानते होंगे सभी। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव भी आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण कौन कौन से हैं? कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद अनुवांशिक बन गए। बेटे अपने पिता के पद पाते ही, जैसा कि आपको पता है, कवि हरिशरण अपने पिता की तरह महादंड नायक यानी मुख्य न्यायाधिकारी थे। यानी कि जो हरिशरण, कवि हरिशरण किसके दरबारी कब थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अभी प्रीवियस बातों में मैंने बताया इसे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशरण एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारमात्य एक महत्वपूर्ण मंत्री, जिसे कहते हैं कुमारमात्य, एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। कौन? हरिशरण। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेणी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना कैसी थी? एक सुसंगठित सेना रखते थे। कौन? पुराने राजा, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। कुछ सेना नायक होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता प्रदान करते थे। इन सेना नायकों को कई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दे दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर, इससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे, साथ साथ ही वे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे, हाँ, कहने का मतलब सामंत कौन होते थे भाई? इनके पास सेना होती थी, सेनापति के रूप में काम करते थे, सेना नायक के रूप में। अब जहाँ पे राजाओं को कमजोर पाया वहाँ पे यही राजा बनने की चाह रखते थे। दक्षिण के राजाओं में जो सभाएं होती थी उसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा हुई। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। सभा किसे कहते थे? ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। ये सभा उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुटे विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। इन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उन नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। महत्वपूर्ण शब्द है, नगरम किसे कहते हैं? व्यापारियों के एक संगठन का नाम। ये यूपीएससी इसी तरह से क्वेश्चन पुटअप करता है। नगरम, सामंत, ठीक है।
तो इस तरह आप क्वेश्चन ऐसे डील करें। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। उन जमाने में आम लोग क्या थे, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से भी मिलती है। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चरित्र के लिए प्रसिद्ध है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पता है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी के बारे में जिक्र करती है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसके बारे में? दुष्यंत एक राजा था और उसकी जो प्रेमिका थी शकुंतला, इसके बारे में इन्होंने प्रेम कहानी लिखी है, अभिज्ञान शाकुंतलम। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक लिखी गई एक प्रेम कहानी है, यानी एक कहानी है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा है लिखी गई, किसके द्वारा रचित की गई है? ये है कालिदास की। डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे फाशियान जो हैं, फायान अर्थात इन्हें कह सकते हैं उन लोगों की दुर्गत पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे, जिन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर बाजार के भीतर आना होता था तो सभी आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। वह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क हो जाते थे और छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से बचते थे। एक जगह बाड़भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्र किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, वो कहानी के तौर पे बताई गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं राजा की सेना के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि राजा चला जा रहा है, उसे नहीं पता है आज की डेट में प्रधानमंत्री चले जा रहे हैं, उनके जो सैनिक होते थे वो दुर्व्यवहार कभी कभी, क्योंकि उनकी तो ड्यूटी है प्रधानमंत्री को सही से ले जाना है, रूट भी क्लियर करना है, कोई दुर्घटना न घट पाए। तो ये चीज़ें यहाँ पे जिक्र की गई हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। अन्यत्र में जैसे कि आपने अभी पढ़ा, अब यहाँ पे बात की गई अरब ढूंढिए। तो मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन? अरब। अरब में रहने वाले अन्य लोगों ने बुदैन थे, यानी अरब के लोग क्या थे? बुदैन, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे। कौन? बेदुइन, सॉरी बेदुइन। बेदुइन लोग ऊँट पे आश्रित रहते थे और ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित थे क्योंकि यहाँ एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में एक स्वस्थ रह सकता है। कौन? ऊँट। लगभग 14 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो उपयोगी शब्द जो मैंने पढ़े, प्रशस्ति, आर्यावर्त, प्रशस्ति जिसकी प्रशंसा की जाए। आर्यावर्त में 5 प्रमुख राज आते थे, जैसे मथुरा हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, इस तरह से। और बीच के उत्तर प्रदेश के 2 आते थे, कन्नौज है, इस तरह से सभी आते थे। दक्षिणापथ आपको मैंने बताया 12 राज्य थे दक्षिणापथ में, आर्यावर्त में 9 राज्य थे। वंशावली आपको बताया, वंशानुगत। अनुवांशिक पदाधिकारी आपको पता है, जैसे कांग्रेस में अभी तक चल रहा था। और सामंत, सभा, नगरम, ये सभी शब्द हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द हैं। टर्मिनोलॉजी आप इन्हें याद करिए, इसकी परिभाषा आप मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हाँ, ये जो वाक्य हैं, उपयोगी शब्द हैं, इनके आप नोट्स अवश्य बना लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनेंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके साझा कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।